हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अभय भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि आपके क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 के मध्य लगे कूलॉम बल F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर में प्रयुक्त K का SI पद्धति में मान कितना होगा? द K यूज्ड इन द कूलॉम फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एक्सप्रेस्ड इन द SI सिस्टम एज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें कहा क्या है कि जो कूलाम फोर्स होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, इसमें जो K है उसकी हमें SI यूनिट बनानी है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट निकालनी है SI यूनिट, तो वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम, F आर स्क्वेयर अपॉन में Q स्क्वेयर। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन में चार्ज की कूलाम होती है तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो K को SI यूनिट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? K इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध क्या है? द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में रिलेशन बताना है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv/dr। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, तो इसलिए ये माइनस साइन आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो होता है ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv/dr। अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर कैप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, बी ऑप्शन होगा इसका, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv/dr इंटू आर कैप। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? गतिशीलता का SI पद्धति में मात्रक है। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इन SI सिस्टम। मोबिलिटी यानी गतिशीलता की SI सिस्टम में यूनिट पूछी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी को मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो
वोल्ट में दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पोटेंशियल के टर्म में लिखना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। तो इसको लिखेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, वो होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड पुट कर देंगे, नीचे वोल्ट आ गई, पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, डिस्टेंस की मीटर हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर वाली तो काट ही देंगे क्योंकि सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट पूछी हमसे, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। सेंटीमीटर यहाँ भी आ रहा है तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। इन दोनों में चेक करते हैं, हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या आया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये आया। तो यहाँ पर देखेंगे इस ऑप्शन में, देखो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा व अपवहन वेग से संबंध क्या है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें रिलेशन बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस वी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। अगर हमने वी पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ प्लस या माइनस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। हमें पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होता है, क्यू ही होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे और यहाँ पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं, उसको टी से डिनोट कर रहा हूँ। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो एल, तो लेंथ अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये टाइम हो जाएगा। अब हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज क्या होता है, हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पता है, चार्ज जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो। तो क्यू को हम क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है एक नंबर डेंसिटी नाम का टर्म होता है, इसको यहाँ लिखता हूँ, जो स्मॉल एन से होता है वो, इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। वॉल्यूम कंडक्टर क्या होगा, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख देंगे, एरिया ऑफ कंडक्टर, और एल जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो एरिया इंटू लेंथ, ये क्या है, नंबर डेंसिटी। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर डेंसिटी के टर्म में क्या लिखेंगे हम, एन इंटू ए इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर अगर हम इसे पुट करेंगे और यहाँ से इस टाइम को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास करंट का क्या रिलेशन आएगा, एन, एन को स्मॉल एन के टर्म में पुट करेंगे ना, तो उसको यहाँ से इरेज करता हूँ, एन को स्मॉल एन की टर्म में पुट करेंगे, एन इंटू ए इंटू एल, एन इंटू ए इंटू एल, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन में टाइम को एल अपॉन में वी डी। इसको इधर देखो, जो करंट है
वो क्या आया, यहाँ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो करंट एन ए ई वी डी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन निकल के आया वो आया आई इक्वल टू एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका आंसर हो गया। ड्राइव कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन में एरिया नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं है, चौथा ऑप्शन देखो आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरे वाली कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। तो इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एंड 100 टर्न्स। उसके अंदर टर्न्स 100 है और रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कॉइल है, इसकी रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस, इसकी रेडियस करंट 1 एम्पियर 10 सेंटीमीटर रेडियस 100 टर्न। इसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, इसके अंदर करंट बह रहा है 1 एम्पियर का, और इसके अंदर जो टर्न्स हैं वो कितने 100। तो हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, आई करंट है और आर जो इसकी रेडियस है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100, करंट क्या है 1 एम्पियर का, अपन में 2 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻²। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 पाई 10⁻² है, और ये कितना हो गया 10⁻⁻² है, -2 यहाँ से -1 हो गया, और -1 ऊपर जाएगा तो ये हो गया -1, और ये +2 -1 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻⁻⁷। तो ये कितना हो गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला ऐसा यूनिट। तो आंसर इसका होगा 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन में क्या है 6.28 इंटू 10⁻⁻⁶, -6 है तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखेंगे 6.28 इंटू 10⁻⁴, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पावर फैक्टर बताना यानी शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा। सॉल्व करेंगे इसको। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, पावर फैक्टर होता है cos फाई। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसके बीच का, फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। और रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पूछा है, तो उसका फेजर डायग्राम क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0, और यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 जो होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो इसका जो पावर फैक्टर होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का वो 1 होगा। पावर फैक्टर जो होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का वो 1 होगा।
चलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो देखते हैं। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, समीकरण क्या दर्शाता है, ये समीकरण क्या दर्शाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या दे रखा है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट बी डॉट डी एल म्यू नॉट, हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है, ये जो है वो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल जो था उसने क्या है, एक नया करंट डिस्कवर किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो एम्पियर सर्किटल लॉ था वो क्या था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट करंट आई, ये क्या था, कंडक्शन करंट। अब इसी के अंदर एक जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट और इंक्लूड कर दिया था इसके अंदर। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बन रहा था, और जो कंडक्शन करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बन रहा था। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर जो वैल्यू आई थी इसकी, वो आई थी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो इसको यहाँ इन्होंने पुट किया था तो ये एक्सप्रेशन आया था, तो इसलिए इसको कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, आपने पढ़ा होगा अपनी थ्योरी के अंदर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। इंग्लिश में क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 14 सेंटीमीटर, देयर इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं आगे। कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ये कन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तो ये होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा 14, क्या दे रखी है वैल्यू, फोकल लेंथ दे रखी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 इंटू टू मतलब 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मजिशियन, हिंदी में देखते हैं इसको, एक जादूगर खेल दिखाते समय n इक्वल टू 1.47 अपवर्तनाक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है। तो वो जो द्रव है उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अ मजिशियन ड्यूरिंग अ शो makes a glass lens with refractive index n equal to 1.47 disappear in a open container of liquid, the refractive index of liquid will be। तो हमें refractive index liquid का बताना है। ये वैसे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, नहीं ग्लास लेंस है, तो एक ग्लास लेंस है, जब इस ग्लास लेंस को एक लिक्विड में डाला जा रहा है तो उस लिक्विड के अंदर वो जाके क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है।
ये कब होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। इस केस में क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस के अंदर क्या होता है कि जो जो ग्लास लेंस होता है, ये जो ग्लास लेंस है ये बिहेव करता है, विल बिहेव एज प्लेन शीट। प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा ये प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। अगर प्लेन शीट है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। प्लेन शीट की जो फोकल लेंथ होगी वो इन्फिनिटी होगी। हमें पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। n2 n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक। और f क्या है, फोकल लेंथ है। हम यहाँ फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी पुट करेंगे। 1/infinity इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/infinity क्या होता है, 0 होता है, इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1। तो n2/n1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो n2 इज इक्वल टू n1, मतलब कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होंगे। तो जो ग्लास लेंस होगा और जो लिक्विड होगा उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में बराबर होगा, n2 इक्वल टू n1। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का होगा। इसी केस में जो ग्लास है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होगा, 1.47। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है और इसको प्रूव भी कर दिया मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले से। आप दोनों तरफ से देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित क्या करता है। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आपने थ्योरी में पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ये जो होता है ये एक तरह का ये क्या है, एक मेलस लॉ है। स्नेल्स लॉ नहीं है, ब्रूस्टर लॉ नहीं है, रेले लॉ नहीं है, ये मेलस लॉ है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको पता होगा मेलस लॉ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। अगर लाइट की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो उस केस में उसमें से क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि जो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, उस मेटल का वर्क फंक्शन प्लस उसके अंदर जो मैक्सिमम उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी उन दोनों के सम के बराबर होगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आइंस्टीन की इक्वेशन थी कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी वो क्या होगी, वर्क उस मेटल की वर्क फंक्शन प्लस उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन 5 से नोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख देंगे, हाफ एम वी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो वी मैक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट करेंगे इक्वेशन को। तो इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है, एनर्जी को एच न्यू पुट कर रखा है, तो इसको एनर्जी को एच न्यू पुट कर देंगे। एच न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, 5 प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या होगा इसमें, एच न्यू इक्वल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर प्लस 5। फाइव को फाइव नॉट ले लेना, इसको इक्वेशन में 5 नॉट दे रखा है, एक ही बात है, फर्क फंक्शन को ही कहते हैं। तो एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस 5 नॉट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है मैंने, बस इसको आगे पीछे कर रखा है। एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस 5 नॉट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सीजियम की वो क्या होगी, हिंदी में देखेंगे। सीजियम का कार्य फलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीजियम की दहली आवृत्ति
क्या होगी, तो इसकी हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, वर्क फंक्शन दे रखा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फाई नॉट अपॉन मैच। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है ना, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। इसको 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे इसको पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 अपॉन में जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है एक्चुअल तो 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, लेकिन इसको हम 6.63 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ में। अगर क्वेश्चन में आपके 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 दिया हुआ है तो आप वही पुट करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन में ये भी ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप फर्दर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, वैसे पावर से ही सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, बाकी आप कर लेना इसको सॉल्व। -19 है, 34 है, तो इसकी जो पावर होगी पॉजिटिव में आएगी, तो 10 रेज टू द पावर 15 का अप्रोक्स आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा डी ऑप्शन। आप इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या समानुपाती होती है, मतलब उसका प्रोपोर्शनलिटी बतानी है आपको। हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। हमें रेडियस बतानी है उसकी nth ऑर्बिट की, वो क्या होगी, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। अब z को 1 पुट करेंगे तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर। अब हमें इसकी प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, समानुपाती बताना है, तो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन जो होगी वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, n स्क्वायर। फर्स्ट इसका आंसर होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा इसका n स्क्वायर, ठीक है। जो रेडियस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, n स्क्वायर के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वन परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, आइंस्टीन की जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस था, वो क्या कहता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। और जो मास है वो क्या है हमारे पास, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मास को यहाँ पुट कर देंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो इसको किलोग्राम में पुट करेंगे, 1.67। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो होती है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम होगी। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, -24 हो जाएगा, 1.2627 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या किलोग्राम ही रहने दो, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी किस फॉर्म में दी हुई है ये देख लेंगे हम। एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इसको। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो क्या होता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, इसका होल स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करो इसे।
बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन है, बस मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10 रेज टू द पावर 8 का जो होल स्क्वायर होगा 10 रेज टू द पावर 16 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 7 63 का 3 6 कैरी, 9 6 से 54 और 6 60 हो जाएगा। 9 9 और 9 6 54, तो ये 9, ठीक है। तो इसके पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, ये तो आ गई एनर्जी जूल में, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल। मतलब कि इतने जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो इतने जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा, इसको देखेंगे। तो ये कितना होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा, तो ये होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 अपॉन में 54.03 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर, फिर आप पॉइंट को आगे पीछे करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देंगे। जो मेगा होता है वो होता है 10 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी 1 एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग। मैं तो कहता हूँ इस एनर्जी को याद कर ले, 1 एटॉमिक मास यूनिट के, अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट है तो उसमें जो एनर्जी आती है वो आती है 931.5 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करता है। वैसे भी ये एमसीक्यू था तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट ही बता देते आप। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की वो इतनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6। फॉर्मूला होता है ये Z²/n², Z1 होता है और ग्राउंड स्टेट है तो NB1 होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। इन दोनों को 1 पुट करेंगे ना, Z को 1 और N को 1। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z²/n², ये दोनों 1 हो गया। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट में वो आएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बताना है। जो कैडमियम सल्फाइड है वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं होता, गैलियम आर्सेनाइड भी नहीं होता प्योर ऑर्गेनिक, कार्बन भी नहीं होता। एंथ्रासीन जो होता है वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे क्या थे, 16 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे जो आरपीएससी बोर्ड के अंदर हाफ ऑफ मार्क्स के आते हैं। अब नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये भी आधा आधा नंबर के हैं। चलिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण के अधिकतम मान के लिए पी वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण कितना होना चाहिए। द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी। इसको देखते हैं। एक डाइपोल है, एक डाइपोल है, ये जो डाइपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हमें पता है अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है।
वो फोर्स को क्या करती है, वो फोर्स क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो ये फोर्स ट्रांसलेशन मोशन ना कराकर कपल की तरह वर्क करेगी और रोटेशनल मोशन कराएगी। रोटेशनल मोशन में क्या करेगी, ये टॉर्क जनरेट करेगी। ये फोर्स क्यू ही होती है। ये जो फोर्स होती है विल प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर एक टॉर्क लगती है, वो टॉर्क जो होती है वो क्या होती है, पी क्रॉस ई। पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा होगा। और जो ई होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम के लिए डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो पी क्रॉस ई क्या होगा, पी साइन थीटा। अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एंगल की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब कि टॉर्क अगर मैक्सिमम चाहिए तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना मैक्सिमम एंगल होना चाहिए। तो टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और साइन थीटा मैक्सिमम 1 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तभी टॉर्क मैक्सिमम होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि एंगल जो होगा इन दोनों के बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर घटता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीज बाय। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे होगा, मतलब लेंथ को चेंज करने से डिक्रीज कैसे होगा। मतलब रेजिस्टेंस, सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसको देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं इसको। रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इन्होंने क्या कहा है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिक्रीज होता है अगर हम उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम लेंथ कम करेंगे किसी कंडक्टर का, किसी कंडक्टर की अगर लेंथ कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक धारा मापी को एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसने क्या कहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। आपने इसको थ्योरी में पढ़ा होगा, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, नहीं वो तो एम उसमें करेंगे ना, एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ हाई रेजिस्टेंस, इसको हम लोड भी कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस का एक लोड गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर ही सारा के सारा क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इस वजह से, जिस वजह से वो पोटेंशियल रीड करता है। तो इसको क्या लिखेंगे, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर अ हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिखेंगे,
ठीक है। अगर यही पूछ लेता गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस, इसको शंट कहते हैं, वो लगा देते हैं, स्मॉल लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जीटा का मान कितना होगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपरकंडक्टर मटेरियल, सुपरकंडक्टर मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है। सुपरकंडक्टर मटेरियल, जो सुपर कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल होते हैं वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वो अपने अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस करता है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहता है। तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है -1, नेगेटिव होती है, नेगेटिव। तो जो सुपर कंडक्टर होगा उसकी भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, -1। परफेक्टली सुपर कंडक्टर है तो -1 होगी, बाकी नेगेटिव होगी डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल इज नेगेटिव, नेगेटिव लिख देंगे या -1 भी लिख देंगे, -1 ही लिख देना इसको ना, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज टाइम ऑफ इट्स पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है अल्टरनेट करंट की, यहीं पे देख लेते हैं इसको, या नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू अल्टरनेट करंट की जो होती है वो होती है I0/√2। I0 जो होती है वो क्या होती है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। तो जो आरएमएस वैल्यू होगी अल्टरनेट करंट की वो क्या होगी, I0/√2, मतलब कि 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक करंट। चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर हिंदी ब्लैंक्स में क्या कहा हुआ है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 1/√2 टाइम्स लिख देंगे पीक वैल्यू के, 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस माध्यम युगल के लिए क्या कहलाता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द, उस एंगल को क्या कहेंगे। मतलब कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको क्या कहा हुआ है। ये एक बाउंड्री है, दो मीडियम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। ये मीडियम क्या है, डेंसर है, और ये मीडियम क्या है, रेयरर है, विरल है। एक क्वेश्चन रह गया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इसने कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल से जो एंगल होता है वही होता है। ये 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से और बढ़ा दें तो जो लाइट है वो एक तरह का नया फिनोमिना शो करती है, उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर देन कर दें क्रिटिकल एंगल से तो जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है, इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।